A very lovely good morning to all of you. आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वेबिनार सेशन में, जो कि सरकार द्वारा लागू की गई नई शिक्षा पद्धति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर आधारित है। सबसे पहले मैं आपसे माफी चाहूंगी कि आपको काफी देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, थोड़े नेटवर्क इश्यूज की वजह से हमें थोड़ा समय लग गया। सबसे पहली बात, आप जानते हैं कोविड काल के दौरान पिछले वर्ष हमारी भारतीय सरकार ने एक बहुत ही ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम उठाया है, जो है कि 34 साल पुरानी जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी, शिक्षा पद्धति थी, उसमें परिवर्तन लाकर, मतलब जो पहले हमारी शिक्षा पद्धति थी वो 34 इयर्स पुरानी शिक्षा पद्धति को हम फॉलो कर रहे थे। तो पिछले साल ही एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई है, जिससे नाम दिया गया NEP 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो वो क्या है बेसिकली, उसके क्या क्राइटेरिया है, उसका क्या विजन है, उससे हमें क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, उस पर आधारित ये आज का वेबिनार सेशन है। तो चलिए आज के इस वेबिनार सेशन का शुभारंभ किया जाता है। देखिए, आप लोग सब लोग ये जानते हैं, आपने देखा होगा अपनी लाइफ में बहुत बार एक बहुत से विशाल से वृक्ष को, आपकी मेमोरीज में होगा बहुत सा बड़ा सा विशाल वृक्ष जिसकी ब्रांचेस हैं, हरे पत्ते हैं, जिससे फल फूल लगे हुए हैं। और आपने अपनी जिंदगी में ऐसे भी पेड़ देखे होंगे जो बहुत ही सूखे हैं, जिनके ब्रांचेस सूख गई हैं, पत्ते सूख गए हैं, जो कोई फल फूल नहीं देता। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको इस पेड़ के बारे में क्यों बता रही हूँ। मेरी इस बात से आप लोग भली भांति एग्री करेंगे कि किसी भी देश की विकास यात्रा में, किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है हमारा एजुकेशन, वो हमारी नींव है। तो अगर एक पेड़ इतना अच्छा विशालकाय होता है या इतनी सारी हमें शीतलता देता है, फल फूल देता है, तो उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन है उसके पास सबसे पहले बहुत अच्छी क्वालिटी का बीज होना। नाउ द सेकंड स्टेप इज, उसमें जो रिक्वायरमेंट है, चाहे वो वाटर की हो, फर्टिलाइजर्स की हो, खाद की हो, उसकी टेक केयर की हो, उसकी वेदरिक कंडीशंस जो रिक्वायरमेंट है, जब हम ये सब करते हैं तो क्या होता है कि विशालकाय पेड़ हमारे सामने आता है, जो हमारे इन्वायरमेंट को सेव करता है, हमारे देश को सेव करता है। तो द सेम थिंग हैपेंस विद आवर एजुकेशन सिस्टम। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक बीज का काम करता है, एक नींव का काम करता है। तो अगर यदि हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा, फॉर एन एग्जाम्पल आज की जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई है सरकार के द्वारा, वो वही बेस्ट क्वालिटी ऑफ बीज का काम कर रही है। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या है? टीचर्स कंट्रीब्यूशन, स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूशन एंड एट द सेम टाइम पेरेंट कंट्रीब्यूशन। हम इस पॉलिसी के साथ यदि अपना कंट्रीब्यूशन देंगे तो एक वैसा ही विशालकाय पेड़, मतलब एक ऐसे बच्चे भविष्य का निर्माण करेंगे जो ना केवल नेशनल बल्कि इंटरनेशनल, वैश्विक स्तर में भी हमारे देश को रिप्रेजेंट कर पाएंगे और हमारी देश की जो विकास यात्रा है वो आगे बढ़ेगी। तो यही मोटो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, ऑफ अ चाइल्ड। तो बेसिकली ये क्या है, इसके क्या विजन है, इस पीपीटी के माध्यम से आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ। तो चलिए इसकी शुरुआत की जाती है। देखिए, आज मुझे याद आ रहा है गांधी जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी शिक्षा के क्षेत्र में, कि मनुष्य के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ है उसे मन, आत्मा और शरीर से निकालना ही शिक्षा है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि शिक्षा का मतलब क्या है, कि हमारी जो क्रिएटिव पोटेंशियल है, जो हमारे अंदर एबिलिटीज है, जो हमारे यूनिक फीचर है, उसको जब हम मन, आत्मा और शरीर से बाहर निकालते हैं तो वही शिक्षा कहलाती है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी यही एजेंडा है कि जो हमारा क्रिएटिव पोटेंशियल है, जो हमारी सृजनात्मकता है, जो हर बच्चे के अंदर यूनिक फीचर होता है, उसे बाहर निकालना शिक्षा के माध्यम से। तो बिल्कुल जो गांधी जी ने कहा था उस बात को चरितार्थ करने जा रही है न्यू एजुकेशन सिस्टम। तो इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, एजुकेशन पॉलिसी लेज पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ ईच इंडिविजुअल। तो यहाँ पर वही बात कही गई जो मैं आपको बता रही थी
कि हमारा जो क्रिएटिव पोटेंशियल है, जो हमारी सृजनात्मकता है, रचनात्मकता है, हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई क्रिएटिविटी होती है, तो उसे बाहर निकालना ही एजुकेशन का मेन एजेंडा है। एंड एट द सेम टाइम हमारी हाई ऑर्डर थिंकिंग, हमारी लिटरेसी एंड न्यूमरल एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग जो भी है, उसे इस तरीके से हमें बच्चों को सिखाना है कि हम उसकी हाई ऑर्डर थिंकिंग को एनहांस कर सके, उसकी न्यूमरल कैपेबिलिटी को एनहांस कर सके। एंड द लास्ट टू इम्पोर्टेंट फीचर इज एजुकेशन का मूल मंत्र ये है कि सभी को सर्व शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो सके, चाहे वो कोई भी सोशल बैकग्राउंड से हो, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से हो, उसकी कोई भी आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक कोई भी स्थिति हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, सबको एजुकेशन का अधिकार मिल सके। तो ये इसका बेसिक एजेंडा है जो हम इंट्रोडक्शन के रूप में समझ सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज Now the next important feature is vision of the policy। देखिए, हर किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारा एक विजन होना बहुत जरूरी है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको कहती हूँ कि मैं चाहती हूँ डेली में वॉक करूँ, आप चाहते हैं आप डेली वॉक करें, लेकिन सिर्फ आपके माइंड में ये होना कि आप वॉक करें तो आप उसे अचीव नहीं कर सकते। यस, अगर आपके पास पर्टिकुलर विजन होगा कि मुझे एवरीडे 5 किलोमीटर वॉक करना है, तो आप उस विजन के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी प्लानिंग करेंगे कि कैसे मुझे 5 किलोमीटर के टारगेट को अचीव करना है। तो बहुत जरूरी है किसी भी पॉलिसी का क्लियर कट विजन होना, क्योंकि यदि हमारे पास क्लियर कट विजन होता है तो हम उसे फॉलो आसानी से कर सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का क्या विजन है, जिस इस स्लाइड के माध्यम से हम आपको समझाने जा रहे हैं कि डेवलप एन एजुकेशन सिस्टम deeply rooted in Indian ethos, which has capability to provide high quality education to compete in the global world। देखिए, this is the first vision of this policy कि बच्चे को ऐसी एजुकेशन देना, इस हाई क्वालिटी की एजुकेशन देना कि वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर, वैश्विक स्तर पर, विश्व मंच पर अपने आप को बहुत ही आसानी से रिप्रेजेंट कर सके। लेकिन एट द सेम टाइम जो हमारी इंडियन वैल्यूज है, हमारे इंडियन एथिक्स जो है, उसको ध्यान में रखते हुए उन्हें ऐसी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दी जाए जिससे वो अपने आप को वैश्विक स्तर पर आसानी से रिप्रेजेंट कर सके। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट विजन इज to have respect towards fundamental duties and constitution of India। बच्चे को इस तरीके से तैयार किया जाए कि उसके अंदर, उसके इमोशंस में हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हमारा संविधान है और जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसके प्रति सम्मान की भावना, उसके प्रति रिस्पेक्ट की भावना बरकरार रहे। अब आप सोच सकते हैं कि ये क्यों जरूरी है, रिस्पेक्ट की भावना होना क्यों जरूरी है? कि जब हमारे देश के प्रति, संविधान के प्रति रिस्पेक्ट होती है तो हम अपने देश से प्यार करते हैं, और जब हम देश से प्यार करना शुरू करते हैं तो हम देश के विकास में अपना योगदान देते हैं। तो वो बहुत जरूरी है, जब हमारा रिस्पेक्ट की भावना होगी, सम्मान की भावना होगी, प्राइड की फीलिंग होगी हमारे देश के प्रति, तो हम उसकी विकास यात्रा में आगे बढ़ने में योगदान दे सकते हैं। मुझे याद आ रहा है, मैं जब स्कूल टाइम पे पढ़ती थी, जब मैं स्कूल में थी तो हमारे टाइम पे एक निबंध आता था, एक हमें निबंध लिखने को आता था उस टाइम पे, इंग्लिश में, हिंदी में, मुझे अभी भी याद आता है कि वो टॉपिक था ऐसे का, ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है कि हम अपना यहाँ पे हमारे देश में पढ़ाई कर लेते हैं, यहाँ से नॉलेज लेने से, और उसका ड्रेन कर देते हैं दूसरी कंट्री में जाके, मतलब दूसरी कंट्री की इकोनॉमी में हेल्प कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, किसी भी देश की इकोनॉमी में नुकसान पहुंच सकता है। तो अब देखिए, यदि आपके बच्चों के अंदर देश के प्रति सम्मान की भावना, प्रेम की भावना होगी, तो वो क्या करेगा, विश्व मंच में अपने आप को प्रेजेंट तो करेगा, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे देश की इकोनॉमिकल प्रोग्रेस में भी हमेशा योगदान देता रहेगा। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट विजन जो हमारे देश में तरक्की में आगे बढ़ने में योगदान देने वाला है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर स्लाइड में आपको एक पिक्चर दिखाई गई, ये सबसे बड़ा चेंज जो है आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है, पेरेंट्स एंड टीचर, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि ये सबसे बड़ा चेंज है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, ट्रांसफॉर्मिंग करिकुलम एंड पेडागोगिकल स्ट्रक्चर।
अभी तक आपके बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, आप जानते हैं, आपने भी पढ़ाई की है, तो आपने देखा होगा जो स्ट्रक्चर हमारा प्रीवियस जो स्ट्रक्चर था वो था 10+2 का स्ट्रक्चर। मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक बच्चा पढ़ता था, देन 2 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स जैसा आप समझिए, साइंस स्ट्रीम या कॉमर्स स्ट्रीम या आर्ट स्ट्रीम बच्चा लेता था, 2 साल तक उसको वो कंटिन्यू करता था। लेकिन अब जो न्यू स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया गया है वो 4 स्टेजेस में डिवाइड, 2 स्टेजेस की जगह 4 स्टेजेस में डिवाइड है। आप इस पिक्चर में आसानी से देख सकते हैं। प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर लिखा गया है जिसमें एज 6 to 16 अप टू 10th स्टैंडर्ड, एंड देन द सेकंड वन इज एज 16 to 18 अप टू 10th 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। लेकिन अब जो सिस्टम है वो 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर कहलाता है, जिसे हर स्टेज को एक नाम दिया गया है, और उसमें जो एज है वो है 3 to 18 इयर्स की एज को कवर करता है। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये चारों स्टेजेस के नाम लिखे गए हैं। द फर्स्ट स्टेज इज फाउंडेशन स्टेज, सेकंड स्टेज इज प्रिपरेटरी स्टेज, थर्ड स्टेज इज मिडिल स्टेज, एंड द लास्ट वन इज सेकेंडरी स्टेज और हायर स्टेज भी इसे कहा जाता है। तो ये 4 स्टेजेस क्या हैं, इसमें किस तरह की टीचिंग पद्धति की जाएगी फॉलो, किस तरह की शिक्षा प्रणाली होगी, उसे हमने अलग अलग स्लाइड के माध्यम से आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की, क्योंकि इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, आप देख सकते हैं सबसे पहली स्टेज फाउंडेशनल स्टेज, जो कि प्री प्राइमरी नर्सरी से लेकर सेकंड स्टैंडर्ड तक को कवर करेगी, और एज ग्रुप जो है वो रहेगा 3 to 8 इयर्स। तो अब नाम से ही आपको समझ में आ रहा है फाउंडेशन, फाउंडेशन इज नथिंग बट द बेस, बेस है ये बच्चे का, बेस वाली उम्र। आपको पता है बच्चे की अगर नींव बहुत पुष्ट होती है तो वो आगे जाके तरक्की जरूर करता है। एक आप अगर घर बनाते हैं, अगर आपने उसका नींव बहुत अच्छी बनाई है, उसकी फाउंडेशन बहुत अच्छा बना दी है आपने, तो वो बहुत समय तक सरवाइव करता है, उसकी कंडीशन हमेशा अच्छी रहती है। तो यही बच्चे की विकास यात्रा में भी लागू होता है कि अगर उसका फाउंडेशन अच्छा है, उसका बेस अच्छा है, तो वो आगे तरक्की कर सकता है। तो ये जो फाउंडेशन स्टेज है, इसमें देखिए टीचिंग लर्निंग मेथड को काफी चेंज किया गया है। अभी हाल फिलहाल की जो पद्धति आप उससे परिचित होंगे, किस तरीके से पढ़ाया जाता है, लेकिन इसमें काफी चेंजेस किए गए हैं। चेंजेस इस टर्म में किए गए हैं कि बच्चे को स्वभाव में, बच्चे का जो स्वभाव है उसके आधार पर बच्चों को पढ़ाया जाएगा। आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोग पेरेंट्स हैं, आप लोग जानते हैं कि बच्चे का 3 साल की उम्र से लेकर 8 साल की उम्र में कैसा स्वभाव होता है, बहुत ही चंचल प्रवृत्ति। आप अगर जबरदस्ती उसे डिसिप्लिन में एक जगह बिठा के पढ़ाएंगे तो वो शायद नहीं पढ़ पाएगा। हाँ, लेकिन खेल खेल में अगर आप उसे पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो बहुत जल्दी चीजों को ग्रैप्स कर लेता है। तो यहाँ पर सेम चीज उसी को ध्यान में रखते, बच्चे को स्वभावगत विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे टीचिंग लर्निंग मेथड को फॉलो किया गया है। तो द फर्स्ट क्वालिटी अंडर दिस स्टेज इज प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाएगा, कोई पर्टिकुलर सिलेबस का टेंशन नहीं, कोई पर्टिकुलर लिखने का बच्चे को टेंशन नहीं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होंगे, उसे खेल खेल के माध्यम से बेसिक नॉलेज दी जाएगी। चाइल्ड केयर के बारे में उसे सिखाया जाएगा, बच्चे को कैसे अपनी केयर करनी है, गुड बिहेवियर के बारे में उसे सिखाया जाएगा, एथिक्स के बारे में, पर्सनल क्लीनिंग, हाइजीन से रिलेटेड, एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज टीम वर्क एंड कोऑपरेशन। एक दूसरे के साथ मिलजुल के कैसे काम करना है, किस तरीके से टीम वर्क का इंपॉर्टेंस है, वो सब उन्हें प्ले बेस्ड लर्निंग के थ्रू सिखाया जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेज दैट इज कॉल्ड फाउंडेशन स्टेज। Now the second stage is preparatory stage, covering the age group 8 to 11 and the standard 3rd to 5th standard. तो देखिए, नाउ नेक्स्ट स्टेज है प्रिपेरेटरी। प्रिपेरेटरी का मतलब ये होता है प्रिपेयर करना। फाउंडेशन आपने बना दी बच्चे की, आपने बच्चे का नींव अच्छे से कर दी, उसके स्वभाव के हिसाब से उसको पढ़ा लिखा लिया, उसको समझा दिया, अब उसे प्रिपेयर करने का समय आया। आप घर बनाते हैं, पहले नींव बनाते, फिर घर को बनाना शुरू करते हैं, तो सेम थिंग यहाँ पर वही फॉलो की जाती है कि उसे प्रिपेयर किया जाएगा। 3rd स्टैंडर्ड से 5th स्टैंडर्ड पे उसे प्रिपेयर किया जाएगा। तो किस तरीके का टीचिंग लर्निंग मेथड यहाँ पे फॉलो किए जाएंगे, इसमें सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात है ग्रेजुअल ट्रांजिशन फ्रॉम प्ले बेस्ड लर्निंग टू मोर फॉर्मल क्लासरूम लर्निंग। अभी तक बच्चों ने 2nd स्टैंडर्ड तक खेल खेल में पढ़ाई की, अब उसे क्लासरूम में बिठा के फॉर्मल टीचिंग दी जाएगी। जहां फॉर्मल टीचिंग की बात आती है तो उसका मतलब है उसे लिखना पढ़ना सिखाया जाएगा, जो हम कहते हैं लिखना पढ़ना, तो उसे रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग क्लासरूम में बिठाकर ये सब सिखाया जाएगा। और उसके साथ साथ उसे जो बेसिक सब्जेक्ट्स है हमारे, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन है,
आर्ट लैंग्वेजेस है, साइंस एंड मैथमेटिक्स, इससे भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा ताकि बच्चों को बेसिक सब्जेक्ट की नॉलेज आ जाए। नाउ द थर्ड स्टेज इज मिडिल स्टेज, जिसका जो एज लिमिट 11 से 14 को कवर करेगी एंड द क्लासेस आर 6 to 8 स्टैंडर्ड। लेकिन अगेन नाम से आप समझ सकते हैं मिडिल, क्योंकि चारों स्टेज के बीच की स्टेज है, इसीलिए इसे मिडिल स्टेज का नाम दिया गया है। अब यहाँ पर आप देखिए, अगेन अपने आप को रिकैप्चुलेट करिए। आपने फाउंडेशन बना दी बच्चों की, उसके लिए आपने उसे प्रिपेयर भी कर दिया, उसे जो नॉर्मल जो हमारे डेली सब्जेक्ट्स हैं, बेसिक सब्जेक्ट, उससे इंट्रोड्यूस भी कर दिया। अब यहाँ पर क्या काम शुरू होगा, उन सब्जेक्ट्स के लिए पर्टिकुलर उनको ट्रेनिंग देना, उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में उन्हें सिखाना शुरू किया, क्योंकि अभी तक आपने उसे इंट्रोड्यूस किया था उन सब्जेक्ट को। अब यहाँ पर उन सब्जेक्ट के बारे में और एलोबरेट फॉर्म में उन्हें बताया जाएगा। तो यहाँ पर एक बच्चे का पर्टिकुलर करिकुलम आ जाएगा। देखिए फर्स्ट पॉइंट में यही लिखा गया है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड पेडागॉगिकल एंड करिकुलर मेथोडोलॉजी, मतलब एक पर्टिकुलर करिकुलम उसका हो जाएगा, टेक्स्ट बुक होंगी, सब्जेक्ट वाइज उसकी टेक्स्ट बुक होंगी, जिसमें उसे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज दी जाएगी। तो यहाँ पर 6 to 8 स्टैंडर्ड में इस तरीके की टीचिंग लर्निंग मेथड होगी। एक और इम्पॉर्टेंट जो फीचर है इस स्टेज में जो इंक्लूड किया गया है, जिससे मैं आपको बताना चाहूंगी स्पेशली, वो है वोकेशनल ट्रेनिंग का। अभी तक आप देखिए इस तरीके का जो है सिस्टम यहाँ पर हमने पहले बहुत ज्यादा नहीं देखा, लेकिन इस स्ट्रक्चर में, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वोकेशनल ट्रेनिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। वोकेशनल ट्रेनिंग जिसे आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी कहते हैं, उसकी ट्रेनिंग भी 6 to 8 स्टैंडर्ड में दी जाएगी। यहाँ पे एग्जांपल्स के तौर पे मैंने आपको बताया कुछ, जैसे कारपेंट्री वर्क है, इलेक्ट्रिक वर्क है, मेटल वर्क है, गार्डनिंग है, पॉटरी मेकिंग है। तो इस तरीके की एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज भी बच्चों को सिखाई जाएगी। तब इसके पीछे देखिए उद्देश्य क्या है, ये क्यों सिखाया जाएगा। आप लोग इस बात से एग्री करेंगे मेरी कि हर बच्चे को सिर्फ पढ़ने में ही उसकी कैपेबिलिटी नहीं होती, उसके अलावा भी बहुत सारे टैलेंट होते हैं उसके अंदर, जिसे तराशने की बहुत जरूरत है। तो इस तरह की यदि एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी बच्चे को सिखाई जाती है, तो वो उसके साथ, पढ़ाई के साथ साथ भी उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर क्या है, ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी इंट्रोड्यूस की जाएगी, लेकिन इसमें एक बात को ध्यान रखा जाएगा, लास्ट पॉइंट में ध्यान दीजिए, इट विल बी डिसाइडेड बाय स्टेट्स एंड लोकल कम्युनिटीज एंड एज मैप्ड बाय लोकल स्किलिंग नीड्स। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक्टिविटीज है वोकेशनल ट्रेनिंग, वो पूरी कंट्री में सेम नहीं होगी, इट विल डिपेंड अपॉन द स्टेट डिमांड। फॉर एन एग्जाम्पल, हम गुजरात स्टेट में रहते हैं, तो गुजरात में जिस चीज का प्रचलन ज्यादा है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ बहुत ज्यादा है, वेजिटेबल ऑयल्स की जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा है, तो इसके अलावा कॉटन जो है, कॉटन की फील्ड में बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर होता है। तो इससे रिलेटेड या जो रीजनल हैंडीक्राफ्ट वर्क्स है उससे रिलेटेड, तो जो स्टेट की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी वोकेशनल ट्रेनिंग के रूप में। जैसे कोई फॉर एग्जांपल बेंगलुरु है, वो सिलिकॉन वैली कहलाता है, आईटी हब है, तो वहां के बच्चों को उस स्टेट की डिमांड के अकॉर्डिंग, उस सिटी की डिमांड के अकॉर्डिंग वोकेशनल जो है ट्रेनिंग्स वो दी जाएगी। तो ऑल ओवर इंडिया में ये सेम नहीं रहेगी, इट विल डिपेंड अपॉन द लोकल डिमांड। Now this is the last stage, 5 plus 3 plus 3 plus 4. This is the last stage known as the higher school stage, और age group है 14 से 18 and the classes are 9 to 12. देखिए अभी तक आपने देखा था 10+2 के स्ट्रक्चर में क्या होता था कि बच्चा 10th तक कंपलसरी सब्जेक्ट्स पढ़ता था, मतलब कंपलसरी मतलब जो हमारे करिकुलम में है, टेक्स्ट बुक में है, वो हर बच्चे को कंपलसरी लेने पड़ते थे। देन 11th में वो स्ट्रीम एक सिलेक्ट करता था, उसके अकॉर्डिंग उसको सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते थे। लेकिन ये जो है बहुत ही बढ़िया परिवर्तन किया गया बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत ही बेनिफिशियल है। तो यहाँ पर 4 साल का 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स होगा एक, मतलब 9, 10, 11, 12। उसमें क्या होने वाला है चेंज कि बच्चे को 9th स्टैंडर्ड से, वापस ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है, बच्चे को 9th स्टैंडर्ड से उसकी विश के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज करने का फ्रीडम दिया जाएगा। मतलब वो सब्जेक्ट 9th स्टैंडर्ड से चूज कर सकता है, उसके बाद बहुत वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स होंगे जिससे वो अपने अकॉर्डिंगली या अपनी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंगली उसे चूज कर सकता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले 10th स्टैंडर्ड तक कंपलसरी बच्चों को वही सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे जो उनको सिलेबस में है। तो ये दिस इज
is the revolutionary change in this new education policy. So the first point is 4 years of multidisciplinary study, मतलब 4 साल का एक इंटीग्रेटेड कोर्स है, 4 इयर्स की ट्रेनिंग होगी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में जो बच्चा अपने हिसाब से चूज करने वाला है। पहले क्या होता था, 2 ईयर का उसका इंटीग्रेटेड कोर्स था, 2 साल में वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ता था। अब वो 4 साल की उसकी ट्रेनिंग लेगा, तो उसकी नॉलेज जो है, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है, एनालिसिस जो है वो ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि उसे 4 साल का बहुत बड़ा समय मिलेगा उस सब्जेक्ट पे काम करने के लिए, पर्टिकुलर अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली। तो इसी वजह से ये क्या होगा कि उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को, उसकी क्रिटिकल जो थिंकिंग है, ग्रेटर डेप्थ है, उसको एनहांस करने का काम करेगा। बच्चों को ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी अपने अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट चूज करने की, एक्सपोजर टू मोर सब्जेक्ट्स एंड एनेबल ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोर फ्रीक्वेंट असेसमेंट ऑफ मॉड्यूल्स। तो यहाँ पर लास्ट पॉइंट मैं आपको वापस से समझा रही हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे अपने हिसाब से सब्जेक्ट तो चूज कर लेंगे, नो डाउट, लेकिन अब क्या है कि उनको एनालाइज करने के लिए भी फ्रीक्वेंट उनके असेसमेंट होंगे कि उन्होंने चूज किया है, तो उनके अकॉर्डिंगली उनकी ऐसी एक्टिविटीज कंडक्ट की जाएगी कि आसानी से बच्चों का हम असेसमेंट कर सके, मतलब बहुत ही छोटे छोटे अंतराल में उनका असेसमेंट भी होगा, डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू, डिफरेंट मेथड्स के थ्रू, कि बच्चा कितना कैपेबल इनफ है उसके लिए और उसके ऊपर कितना काम करना है उसे ब्रश अप करने के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द चेंज इन द स्ट्रक्चर। अर्लियर इट वाज 10+2 स्ट्रक्चर, नाउ इट इज 5+3+3+4 मॉड्यूल। तो नाउ ये आप मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, जिससे समझना सभी को बहुत जरूरी है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं NEP5H, इस स्लाइड में लिखा गया है NEP5H। इसका मतलब है, देखिए आपको ये एजुकेशन पॉलिसी जो है इससे बहुत सारी बातें, बहुत सारा इसमें रूल्स रेगुलेशंस है, तो इतना सब हम सबको नहीं समझा सकते। चलता फिरता फॉर एग्जांपल आपको रास्ते में कोई मिल जाए और नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपसे पूछे कि ये बेसिकली है क्या, इसका क्या फीचर, तो इन 5 पॉइंट्स के थ्रू जो इस स्लाइड में आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, इन 5 पॉइंट्स के थ्रू बहुत इजीली आप किसी को भी समझा सकते हैं कि एनईपी बेसिकली है क्या, शॉर्ट में 5 वर्ड्स के थ्रू इसे आप समझा सकते हैं। मैं आपको ये समझा रही हूँ ये 5 पॉइंट्स क्या है, आप आंख बंद करके इसको रिकैप्चुलेट कर सकते हैं, आपकी मेमोरी में बिल्कुल फिट हो जाएगा। इतना सिंपल मेथड है किसी भी व्यक्ति को एनईपी के बारे में समझाने के लिए, सिर्फ इन 5 वर्ड्स के थ्रू। तो यू कैन इवन क्लोज योर आईज एंड इमेजिन योरसेल्फ, मैं जो बोल रही हूँ, देखिए आपकी जो बॉडी है, इमेजिन योरसेल्फ, आपकी जो बॉडी है उससे मैं रिलेट कर रही हूँ। सबसे पहले हमारी बॉडी में सबसे ऊपर क्या आता है, हमारा हेड, यस, सबसे पहले हमारा हेड आता है, तो हेड किससे कनेक्ट है, नॉलेज से, ज्ञान से। तो इमेजिन योर हेड, अपने सर को इमेजिन करिए। तो शिक्षा सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम क्या कर रही है, न्यू एजुकेशन सिस्टम हमें ज्ञान दे रही है जो बहुत जरूरी है, हमारे नॉलेज दे रही है, और वो नॉलेज हमें कहाँ से मिलती है, हेड से। नाउ द सेकंड ऑर्गन इज इमेजिन योर हार्ट, आपके हृदय को, अपने दिल को इमेजिन करें। थोड़ा सा मैं आपसे माफी चाहूंगी, देखिए लास्ट 10 मिनट्स हैं, तो अगर ये 10 मिनट्स का समय समाप्त हो जाता है तो आपसे अनुरोध है कि आप इस मीटिंग को रीज्वाइन करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी इमेजिनेशन में, जो मैं आपको बता रही हूँ 5 पॉइंट्स, इससे बस इमेजिन कर लीजिए, आप आसानी से किसी को भी समझा सकते हैं कि एनईपी बेसिकली क्या है। तो हमने हेड कवर कर दिया, जहां से हमें नॉलेज मिल गई। नाउ द सेकंड ऑर्गन इज अवर हार्ट, हमारा दिल। हमारा दिल किससे रिलेटेड, आप जानते हो, हमारे इमोशन से, हमारे फीलिंग से। अब देखिए बच्चा नॉलेज तो ले लेता है, लेकिन हर बच्चा समान नहीं होता है, इस बात से आप मेरे एग्री करेंगे। हर बच्चे के इमोशंस सेम नहीं होते, हर बच्चे के डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस होते हैं। तो हमें क्या काम करना है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी बच्चे के इमोशंस पे भी काम करने वाले हैं, मतलब उसके इमोशंस को समझते हुए, उसकी फीलिंग्स को समझते हुए, उसके बिहेवियर पैटर्न को समझते हुए उसे नॉलेज दी जाएगी। जैसे मेरा जो बिहेवियर पैटर्न अगर मुझे उस हिसाब से पढ़ाया जाए तो मैं जल्दी सीख लूंगी, किसी बच्चे का दूसरा पैटर्न है इमोशनल, तो उस हिसाब से उसका अगर केयर टेकिंग की जाए तो वो जल्दी सीख लेगा कंसेप्ट को। तो यहाँ पर सेकंड जो काम कर रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो है हमारे इमोशंस पे काम कर रही है। तो हमारी इमोशंस को समझते हुए, फीलिंग को समझते हुए हमें ज्ञान दिया जाएगा। तो आप देखिए हमें नॉलेज भी मिल गई, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स को समझते हुए हमें नॉलेज दे दी गई। नाउ द थर्ड थिंग इज अवर हैंड्स, हमारे हाथ। हमारा हाथ क्या करता है, काम करता है, कर्म के लिए बना हुआ है। तो अब क्या होगा,
आपकी फीलिंग्स को समझते हुए आपको नॉलेज दे दी। अब हैंड ऑन वर्क, तो बच्चे को नॉलेज भी है, उसकी फीलिंग के अकॉर्डिंग उसने सारी नॉलेज ले ली, अब उसे वो प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकता है, अब वो उसको हैंड ऑन एक्सपेरिमेंट कर सकता है, तो उसका थर्ड टारगेट भी अचीव हो गया। नाउ द फोर्थ टारगेट इज, फॉर एग्जाम्पल, आप हैंड ऑन वर्क करने के कैपेबल हो गए, आपकी इमोशंस फीलिंग्स को हम समझ गए, उसके अकॉर्डिंग हमने आपको नॉलेज भी दे दी, लेकिन अगर आपका मेंटल और फिजिकल ग्रोथ आपका सपोर्ट नहीं करता तो आप क्या सही से काम कर पाएंगे? द आंसर इज नो, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका शारीरिक और मानसिक जो स्थिति आपको सपोर्ट नहीं कर रही। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग पर भी काम करने वाली, मतलब इस तरीके की एक्टिविटीज कंडक्ट की जाएगी जिससे बच्चे की शारीरिक और मानसिक विकास भी जो है वो बैलेंस में रहे। तो ये फोर्थ टारगेट भी अचीव हो गया। लास्ट वन इज, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया हैप्पीनेस, दैट मीन्स अम्यूजमेंट। जीवन का एकमात्र उद्देश्य कुछ भी कर लीजिए, दैट इज हैप्पीनेस, आनंद। आनंद के बिना कोई भी कार्य करना पसंद नहीं करेंगे। तो यहाँ पर यही बात है कि आपकी फीलिंग्स को समझते हुए आपको नॉलेज दे दी गई, आपने उस नॉलेज का प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर लिया, हैंड ऑन एक्सपेरिमेंट कर लिया। नेक्स्ट, आपकी मेंटल फिजिकल हेल्थ भी हमने बैलेंस रख दी, तो आप लास्ट में आनंदित होंगे कि नहीं होंगे? अनडाउटेडली 100% आप खुश होंगे, क्योंकि आपके पास वो सब कुछ है जो आनंद के लिए जरूरत है, जो आपकी हैप्पीनेस के लिए जरूरत है। तो दिस इज ऑल अबाउट इन 5 वर्ड्स व्हाट इज एनईपी इज ऑल अबाउट। आप आसानी से किसी को भी समझा सकते हैं। आई एम जस्ट रिकैप्चुलेटिंग इट। आप बस इमेजिन करिए आपका हेड जो नॉलेज के लिए है, यहाँ से आपको नॉलेज दी जाएगी। नेक्स्ट वन इज योर हार्ट, रिलेटेड टू योर फीलिंग्स, योर इमोशंस। आपके इमोशंस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा, आपको समझाया जाएगा, तो आप उसे बच्चे आसानी से समझ जाएंगे। जब समझ जाएंगे, नॉलेज आ जाएगी, तो हैंड आ जाएंगे। थर्ड इज, आप हैंड ऑन एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, उसे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर सकते हैं। फिर अगर कभी कभी आपकी बाधा आती है, मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम्स अगर आती है, तो उसको ऐसी टेक्निक्स सिखाई जाएंगी जिससे वो मेंटल और फिजिकली फिट रहे, और ये सब कुछ मिल जाएगा तो बच्चा फाइनली हैप्पी हो जाएगा। तो अगर वो हैप्पी है तो वो हर काम बहुत अच्छे से कर सकता है। तो यही इसका बेसिक क्राइटेरिया, इसीलिए ये कहा जा रहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी वर्क्स ऑन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब बच्चे के सर्वांगीण विकास पर काम करने वाला है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। नाउ नेक्स्ट स्लाइड की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है हेडिंग में, एनकरेजिंग 21st सेंचुरी स्किल्स इन द क्लासरूम। शिक्षा वही है जो समय के साथ परिवर्तित हो जाए। ऐसा कहा गया कि शिक्षा उसी को कहा जाता है जो समय के साथ परिवर्तित, तो मतलब जो समय की डिमांड है, जो एट प्रेजेंट डिमांड है, अगर हम उसके हिसाब से चेंज हो जाएंगे, उसी तरह की टीचिंग पद्धति को अपनाएंगे, तो ही हमारी जो शिक्षा की तकनीक है वो सफल हो सकती है। तो यहाँ पर इसी बात को मद्देनजर रखते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने ऐसी टेक्निक जो है, ऐसी स्किल्स जो हम क्लासरूम में यूज कर सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो डेवलप की है, वो इंट्रोड्यूस की है, और वो सारी टेक्निक्स आज के 21st सेंचुरी की डिमांड को फुलफिल करती हैं। जिसमें आप देख सकते हैं दिया गया डिजिटल लिटरेसी, मतलब डिजिटल नॉलेज होना। आप जानते हैं आज जो पूरा वर्ल्ड है वो डिजिटलाइज्ड हो गया, तो उसकी नॉलेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे कैसे सॉल्व करना है, कम्युनिकेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडे सिनेरियो। तो आप कम्युनिकेशन स्किल को कैसे एनहांस करना है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसमें कैसे क्रिटिकल आपको उसको एनालाइज करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आपकी क्रिएटिविटी को एनहांस किया जाएगा। कोई भी चीज अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी, तो आप उसे यूनिक बना सकते हैं, सब भीड़ में से अलग कर सकते हैं, तो उस क्रिएटिव पोटेंशियल को एनहांस किया जाएगा। हेल्थ एंड फिटनेस पे काम किया जाएगा। इसके साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर बच्चे की, हर देशवासी की जिम्मेदारी है कि वो सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट करे, तो उन्हें ये भी सिखाया जाएगा कि आपको बीइंग अ इंडिविजुअल सोसाइटी के प्रति आप कितने रिस्पॉन्सिबल है। देन एथिक्स है, साइंटिफिक टेम्परामेंट्स है, कोलैबोरेशन है, टीम वर्क में कैसे काम करना है। तो ये सारी टेक्निक्स क्लासरूम टीचिंग में इंक्लूड की जाएंगी ताकि बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट हो सके। तो देखिए, ये तो सब अभी तक मैंने आपको बताया एनईपी की जो भी विजन है उसके बारे में, उसमें क्या चेंज आया है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि ये सब का फायदा क्या होने वाला है, बेनिफिट्स क्या है। तो ये 2 स्लाइड के माध्यम से हम आपको इस पॉलिसी के बेनिफिट्स के बारे में चर्चा करने पा रहे हैं कि ऑल ओवर ये
क्या बेनिफिट हमें देने वाली है, इसके फायदे क्या है, एडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं। Skills such as analysis, critical thinking and conceptual clarity will be taught in the class. तो देखिए बच्चे की एनालिटिकल थिंकिंग, विश्लेषण वो कितना कर पाता है, क्रिटिकली कितना एनालाइज कर पाता है, कंसेप्ट को कितना क्लियर समझ पाता है, ये सारी चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टूडेंट्स आर फ्री टू चूज देयर ओन सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड 9, जो मैंने आपको आगे भी बता दिया है कि 9th स्टैंडर्ड से स्टूडेंट आर फ्री टू सिलेक्ट देयर ओन सब्जेक्ट्स। 11-12 की जगह 9 से ही वो सिलेक्ट कर सकते हैं। द थर्ड इंपॉर्टेंट बेनिफिट इज स्कूलिंग का जो एज लिमिट है वो चेंज कर दी गया। अर्लियर इट वाज 6 to 14 years, नाउ इट इज 3 to 18 ईयर ऑफ स्कूलिंग इज मैंडेटरी। इसका मतलब क्या, मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए पहले क्या होता था, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड की बेसिक बच्चे को स्कूलिंग करनी पड़ती थी। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने नर्सरी से लेकर 12th स्टैंडर्ड की जो एजुकेशन है, सिस्टम है, वो कंपलसरी कर दिया है। मतलब हर बच्चे को नर्सरी, जूनियर, सीनियर, फर्स्ट, सेकंड इन रिस्पेक्टिव ऑर्डर अप टू 12th स्टैंडर्ड की स्कूलिंग करनी पड़ेगी। इसीलिए जो एज ग्रुप है वो 3 इयर्स से 18 इयर्स का हो गया, जिसमें क्या होगा, बच्चे का फाउंडेशन बहुत अच्छे से प्रिपेयर होगा। कई बार बच्चे क्या होते थे, प्री प्राइमरी पढ़ते नहीं थे, डायरेक्ट फर्स्ट में एडमिशन ले लेते थे, तो उससे क्या, उसका जो 3 साल का बेसिक जो फाउंडेशन बना रही है ये पॉलिसी, वो नहीं कवर हो पाता था। तो इसीलिए अब ये मैंडेटरी कर दिया गया है, 3 to 18 इयर्स की जो स्कूलिंग है वो मैंडेटरी हर बच्चे को कवर करनी पड़ेगी। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट इज board exams will be assessed on the criteria of testing concepts and knowledge application of the student। तो यहाँ पर अभी आप जानते हो कि बोर्ड का जो सिस्टम है, 10th और 12th में जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई पेरेंट्स जो है वो आज देखिए 9th स्टैंडर्ड के पेरेंट्स और 11th स्टैंडर्ड के पेरेंट्स ने ज्वाइन किया है, तो आपका बच्चा प्री नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जाम्स को ही फेस करने वाला है, तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। अभी तक जो बोर्ड का सिस्टम था वो बेसिकली टेस्ट बेस्ड था, मतलब बोर्ड का एग्जाम दिया और जो उसका रिजल्ट आ रहा है उसी पर आधार पर उसकी मार्कशीट बनती थी। लेकिन अब जो है ये पॉलिसी ने इसका जो स्वरूप है वो बहुत विस्तृत कर दिया है। मतलब ऐसे बहुत सारे एनालिसिस होंगे जिसके आधार पर बच्चे का एनालिसिस किया जाएगा। सिर्फ बोर्ड का एग्जाम देकर नंबर लाना ही उसका फाइनल रिपोर्ट कार्ड नहीं माना जाएगा। तो ऐसी डिफरेंट यहाँ पर टेक्निक्स, एक डिफरेंट एक्टिविटीज कंडक्ट की जाएंगी जिससे बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट का टेस्ट होगा और उस आधार पर उसका रिजल्ट क्रिएट किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर चेंज है। स्टूडेंट्स, नाउ द लास्ट नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट्स विल एबल टू चूज मेनी ऑफ द सब्जेक्ट। जैसे आपको मैंने बताया यहाँ पर आगे भी कि बच्चे अपनी इच्छा से काफी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के आधार पर। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि आपने अर्लियर देखा होगा करिकुलर एंड को करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को डिफरेंशिएट किया जाता था। मतलब जो भी आपके एक्टिविटीज के लेक्चर है उसकी तो देखिए मैं आपको नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में बता रही थी। तो यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट यही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, देयर विल बी नो सेपरेशन अमंग करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर, अमंग आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड साइंस और बिटवीन वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम्स। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि देखिए प्रीवियसली हम क्या देखते थे, जो टेक्स्ट बुक वाली जो हमारे सिलेबस है उस पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था हमारे एजुकेशन सिस्टम में। तो एक्स्ट्रा को-करिकुलर एक्टिविटीज की कोई मार्किंग स्कीम्स नहीं होती थी। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज दोनों को सेम इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, दोनों को सेम वेटेज दिया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट इज को-करिकुलर एंड वोकेशनल सब्जेक्ट्स लाइक स्पोर्ट्स, आर्ट्स एक्सेट्रा विल बी ट्रीटेड एट द सेम लेवल। तो यहाँ पर वही कहने का मतलब, चाहे वो स्पोर्ट्स का सब्जेक्ट हो, चाहे वो आर्ट्स का, ड्राइंग का, म्यूजिक का, दोनों जो है वो सेम लेवल पे ट्रीट किए जाएंगे। मार्किंग स्कीम जो है बच्चे के रिपोर्ट कार्ड में दोनों ही सब्जेक्ट को जो है, दोनों ही करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर जो भी यहाँ पर एक्टिविटीज है उनको सेम वेटेज दिया जाएगा।
नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चेंज इन दिस पॉलिसी इज चेंज इन स्टूडेंट्स असेसमेंट पैटर्न, रिव्यू फ्रॉम पेयर्स एंड टीचर्स इक्वली एप्लीकेबल। स्टूडेंट असेसमेंट, अभी आपने जनरली अभी तक देखा था, जो हम स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड बनाते थे, जो उसके असेसमेंट के थ्रू रिपोर्ट कार्ड बनाते थे, वो क्या होता था, टीचर ओरिएंटेड रहता था, मतलब टीचर्स जो एक्टिविटीज कंडक्ट करा रही, जो टेस्ट ले रही है, उसके आधार पर बच्चे को एसेस किया जाता था और उसका फाइनल रिजल्ट बनता था। तो अब यहाँ पर जो चेंज है वो ये है कि यहाँ पर रिव्यू लिया जाएगा बच्चों का भी, बच्चों के प्रति, जो स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्लास में बच्चा पढ़ता है तो उसके जो क्लासमेट्स है उससे भी दूसरे बच्चे का रिव्यू लिया जाएगा, एसेस किया जाएगा, मतलब ऑल ओवर बच्चे को एसेस किया जाएगा और उसके आधार पर पेयर्स और टीचर्स के रिव्यूज के थ्रू फाइनल असेसमेंट होगा, फाइनल उसका रिजल्ट बनेगा। अब इसमें फायदा ये है कि देखिए कई बार क्या होता है कि जो बच्चा होता है उसके बारे में टीचर्स इतना अच्छा नहीं जान पाते जितना उसका फ्रेंड जानता है, तो यदि फ्रेंड्स के भी रिव्यू लिए जाएंगे, उनके क्लासमेट्स के भी रिव्यू लिए जाएंगे, तो उसके असेसमेंट में बहुत इजी हो जाएगा, उसे समझाने में, उसको समझने में बच्चों को बहुत ही सरलता हो पाएगी और उसका जो रिजल्ट है वो एक क्लियर कट रिजल्ट बनेगा, उसे हम आसानी से एसेस कर पाएंगे। तो ये जो बहुत चेंज है, बहुत ही अच्छा चेंज यहाँ पर किया कि जो स्टूडेंट असेसमेंट है वो सिर्फ टीचर ओरिएंटेड नहीं है, टीचर एंड पेयर ओरिएंटेड हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट बेनिफिट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है अंटिल ग्रेड 5 वो लोकल लैंग्वेज और मदर लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 5th स्टैंडर्ड तक कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होगा कंपलसरी कि इसी लैंग्वेज में, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में बच्चे को पढ़ाई करनी है। फॉर एग्जाम्पल हम गुजरात में रहते हैं, तो जब बच्चा प्री प्राइमरी में आएगा, नर्सरी क्लास में आएगा, तो हो सकता है कि वो गुजराती है तो गुजराती लैंग्वेज बोलता होगा, तो यदि हम उसे फोर्स करेंगे कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इंग्लिश में बोलना है, तो वो क्या है, मिक्स कर देगा लैंग्वेजेस को और कंफ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने यहाँ फ्रीडम दिया है कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो लोकल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज बच्चा 5th स्टैंडर्ड तक अडॉप्ट कर सकता है, उसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि पर्टिकुलर लैंग्वेज को ही उसे अडॉप्ट करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट इज 3 लेवल जो फॉर्मूला है, जो 3 लेवल फॉर्मूला एट प्रेजेंट हमारा चल रहा है वो कंटिन्यू किया जाएगा। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का मतलब है हिंदी, इंग्लिश और जो लोकल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, उसे भी यहाँ कंटिन्यू किया जाएगा। अब बच्चे को मतलब हिंदी इंग्लिश के साथ जो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज है स्टेट की वो भी पढ़ाई जाएगी। जैसे गुजरात में है तो बच्चे को एलिमेंट्री नॉलेज जो गुजराती लैंग्वेज की है वो यहाँ पर दी जाएगी। Now next यहाँ पर इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, इट इज रिटन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन नेम्ड एज इन शॉर्ट फॉर्म NCFSC। तो अब ये NCFSC क्या है? देखिए आप लोग जानते हैं कि अभी ऑल ओवर इंडिया में NCERT का जो है वो सिलेबस चल रहा है। तो अब क्या होगा, आप सोच सकते हैं कि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये कैसे काम करेगी, इसका मतलब क्या हमारे करिकुलम में चेंज आएगा, क्या टेक्स्ट बुक में चेंज आएगा, क्या कंटेंट में चेंज आएगा? तो द आंसर इज यस। तो अंडर द गाइडलाइंस ऑफ NCERT अ न्यू curriculum framework will be created that will named as a new national curriculum framework for school education. It will be implemented through this policy in all the regional languages। मतलब एक नया सिलेबस इंट्रोड्यूस किया जाएगा नेशनल लेवल पर अंडर द गाइडलाइंस ऑफ NCERT, जो हर लोकल लैंग्वेज में, हर रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ सकता है वो है टेक्स्ट बुक के सिलेबस से रिलेटेड। टेक्स्ट बुक का सिलेबस कैसा होगा, सब्जेक्ट उसके चैप्टर्स कैसे होंगे, उनका कंटेंट कैसा होगा? तो इसमें जो है इंपॉर्टेंट फोकस वो ये दिया गया है कि टेक्स्ट बुक विल बी एम टू कंटेन द एसेंशियल कोर मटेरियल on national level, but at the same time there will be flexible change as per local context and needs। तो इस पॉइंट को मैं आपको क्लियर करती हूँ। इसका मतलब ये है कि जो सिलेबस बनाया जाएगा, देखिए जो सिलेबस है वो नेशनल लेवल पे ही काम करेगा, मतलब जो हमारी नेशन की डिमांड है, जो नेशन की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही सिलेबस बनाया जाएगा, बट एट द सेम टाइम देयर विल बी अ फ्लेक्सिबल चेंज अकॉर्डिंग टू द लोकल कंटेक्स्ट एंड नीड। लोकल जो जैसे स्टेट्स हैं, स्टेट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल चेंज किया जाएगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको इसे समझाती हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हम गुजरात में रहते हैं तो गुजरात इज
फेमस फॉर सम ऑफ द अदर रीजंस इन कंपैरिजन विद द अदर स्टेट्स। तो यहाँ पर जैसे गुजरात में हम जानते हैं बहुत सारे लीडर्स हुए फेमस, सरदार वल्लभ भाई पटेल इज वन ऑफ देम। तो हो सकता है कि उसके कंटेक्स्ट में हमारे चैप्टर्स में उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, जो यहाँ पर बिजनेस, जो यहाँ पर इंडस्ट्रीज फेमस है उससे रिलेटेड नॉलेज हो। तो मतलब लोकल नीड्स के आधार पर, स्टेट की डिमांड के आधार पर थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल चेंज किया जाएगा सिलेबस में। Now next is transforming assessment for students development. Now assessment, बच्चे का जो assessment है उसमें क्या चेंज आएगा। अभी तक देखिए जनरली जो assessment था वो आप जानते हैं टेस्ट बेस्ड assessment था, बच्चे का जो एग्जाम होता था उसके आधार पर ही assessment होता था, उसके आधार पर ही बच्चों को एनालाइज किया जाता था। तो यहाँ पर assessment का जो पैटर्न है उसमें थोड़ा बहुत चेंज किया गया। चेंज ये है कि बच्चा जो रोट मेमोराइजेशन करता था पहले, shifting from the rote memorization skills to more focus on competency based। देखिए बच्चा जो सिर्फ लर्न कर लिया, उसने एग्जाम में लिख दिया और उस आधार पर उसका एनालिसिस होता था, अब ऐसा नहीं होगा। बच्चे के ऑल ओवर ग्रोथ, उसके ऑल ओवर डेवलपमेंट के आधार पर डिफरेंट एक्टिविटीज कंडक्ट करके उसका जो है असेसमेंट किया जाएगा और वो फोकस होगा मेन कॉम्पिटेंसी बेस्ड कि वो आज के वर्ल्ड में कितना कम्पीट कर पाता है, कैसी उसकी रिक्वायरमेंट है, उस आधार पर उसको ट्रेन किया जाएगा और उसका असेसमेंट भी उसी आधार पर किया जाएगा। टेस्ट विल बी ऑन हाई ऑर्डर स्किल्स सच एज एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी। मतलब जो टेस्ट होंगे वो सिर्फ लर्निंग एंड राइटिंग वाले नहीं होंगे, उनकी हायर ऑर्डर स्किल्स जो क्रिटिकल एनालिसिस है, उनकी थिंकिंग कितनी है, एनालिटिकल थिंकिंग कितना, वो कंसेप्ट की उनको क्लैरिटी है, उस आधार पर डिफरेंट मॉड्यूल्स के थ्रू, डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू उन्हें एनालाइज किया जाएगा, एसेस किया जाएगा और उनका असेसमेंट किया जाएगा। Now this is the last one। ये हम अपने आज के सेशन में लास्ट पॉइंट में पहुंच गए जो है पेरेंट रोल। देखिए आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था पेड़ के बारे में। आपको मैंने बताया था कि यदि उसमें अच्छी क्वालिटी के बीज हैं, हम उसका रखरखाव करते हैं तो एक विशालकाय पेड़ हमारे सामने आता है। आई एम कंपेयरिंग दिस ट्री विद एजुकेशन सिस्टम। तो यहाँ पर आपकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये एक हाई क्वालिटी बीज का काम कर रही है, लेकिन ये तभी सफल होगी जब हमारा योगदान यहाँ पर सही तरीके से, हमारा योगदान का मतलब है पेरेंट्स का, टीचर्स का एंड स्टूडेंट्स का, सब जब इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे तो 100% दिस पॉलिसी विल बी अ ग्रेट सक्सेस। तो यहाँ पर आपका जो रोल है, अब देखिए आज पेरेंट्स ने ज्वाइन किया है इस वेबिनार सेशन में, बहुत सारे पेरेंट्स ने, तो आप लोगों का भी रोल बहुत जरूरी है। आप यदि हमारे साथ सपोर्ट करेंगे तो ये पॉलिसी 100% सक्सेसफुल होगी और देश के डेवलपमेंट में योगदान देगी। तो आपका क्या रोल है, आप कैसे इस पॉलिसी में अपना योगदान दे सकते हैं फॉर द प्रोग्रेस ऑफ अ स्टूडेंट, फॉर अ प्रोग्रेस ऑफ अ इंडिविजुअल स्टूडेंट या फॉर द प्रोग्रेस ऑफ अ स्कूल। तो ये सारे पॉइंट्स के थ्रू हमने आपको समझाने की कोशिश की। द फर्स्ट वन इज इन्वॉल्व पेरेंट्स इन कम्युनिटी आउटरीच वर्क अंडरटेकन बाय द स्कूल। देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डिफरेंट जो एक्टिविटी स्कूल में कंडक्ट होगी उसमें पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना है, अपना वन और द अदर अपना योगदान देना है। कोई भी जो स्कूल कोई भी एक्टिविटी कंडक्ट करता है तो उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। इन्वॉल्वमेंट इन द सेंस, देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्कूल में डिफरेंट कैटेगरी से पेरेंट्स होते हैं, डिफरेंट प्रोफेशनल उनका बैकग्राउंड होता है। जैसे कोई डॉक्टर के भी बच्चे हो सकते हैं, इंजीनियर के हो सकते हैं, बिजनेस टाइकून्स के हो सकते हैं। तो अब क्या है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल कोई डॉक्टर है, वो डॉक्टर अगर किसी का पेरेंट अगर जो डॉक्टर है तो वो स्कूल में आके अपना योगदान दे सकते हैं, अपनी फील्ड का बच्चे को नॉलेज देके, अपनी फील्ड के बारे में बता के। या कोई बिजनेसमैन है तो उस बिजनेस को कैसे फ्लरिश किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसकी नॉलेज देके। तो इससे क्या है, बच्चों को प्रैक्टिकल लर्निंग भी सीखने को मिलेगी। Now next important role is पेरेंट रोल में ऑर्गेनाइजिंग स्पेसिफिक इवेंट्स फॉर पेरेंट्स। पेरेंट्स के लिए डिफरेंट स्पेसिफिक इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे जिसमें वो अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं।
नेक्स्ट रोल इज हैव पेरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर पीटीएम्स। पीटीएम का मतलब है पेरेंट टीचर मीटिंग। आप देखते हैं जनरली कई बार ऐसा होता है, आपने भी नोटिस किया होगा कि पेरेंट्स को भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं स्टूडेंट से रिलेटेड, अपने बच्चे से रिलेटेड, या उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी से रिलेटेड, या पर्सनल उसके काफी बिहेवियर पैटर्न के इश्यूज होते हैं, लेकिन कई बार वो उसे रिप्रेजेंट नहीं कर पाते पेरेंट टीचर मीटिंग में, या उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जिसके थ्रू वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए। तो यहाँ पर क्या चेंज किया जा रहा है कि यहाँ पर पेरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स बनाए जाएंगे, मतलब बच्चे के जो है पेरेंट्स में से कई पेरेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से, जिसके थ्रू आसानी से पेरेंट्स अपनी जो भी इश्यूज है उन्हें रिप्रेजेंटेटिव्स को बता के स्कूल में आसानी से कन्वे कर सके। नाउ नेक्स्ट रोल इज लेट पेरेंट्स बी वॉलंटियर फॉर फील्ड विजिट, स्पोर्ट्स, आर्ट एग्जीबिशन, एनुअल फंक्शन, स्कूल मैगजीन एक्सेट्रा। आप लोग इस बात से भली भांति परिचित है कि हमारे विद्यालय में, सभी विद्यालय में अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज ईयरली एकेडमिक सेशन में कंडक्ट की जाती है, जिसमें कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए, चाहे वो स्पोर्ट्स इवेंट हो, चाहे वो आर्ट एग्जीबिशन हो, एनुअल फंक्शन हो। तो इसमें क्या है, पेरेंट्स को भी वॉलंटरी यहाँ पर अपना योगदान देना पड़ेगा, ताकि वो भी स्कूल की एक्टिविटीज से रूबरू हो सके, उसे पहचान सके और अपना कंट्रीब्यूशन भी स्कूल के डेवलपमेंट में और बच्चे के डेवलपमेंट में दे सके। Now next is informing parents about the type of assessment the child needs at home for learning। देखिए, आप जानते हैं पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि बच्चे का बिहेवियर पैटर्न कैसा है। कई बार क्या होता है, टीचर्स अगर उन्हें माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू जब उन्हें एनालाइज करते हैं, तो टीचर्स को पता चलता है कि इस बच्चे का पर्टिकुलर बिहेवियर पैटर्न कैसा है। तो यहाँ पर क्या है कि आप लोगों को टीचर्स इन्फॉर्म करेंगे बच्चे के बारे में कि बच्चे की क्या डिमांड है, उसकी लर्निंग की क्या डिमांड है, उसे किस तरीके से एसेस करना है, घर में किस तरीके से पढ़ाना है कि उसका डेवलपमेंट जो है वो फुल फ्लरिश्ड फॉर्म में हो सके। तो इस तरीके से पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाएगा कि चाइल्ड को कैसी केयर टेकिंग चाहिए इन टर्म्स ऑफ देयर लर्निंग एट होम। Next important role is engaging parents to deal with different adolescence issues। बच्चे की एक उम्र के बाद जो adolescence issues होते हैं, उससे भी पेरेंट्स की काउंसलिंग की जाएगी, टीचर पेरेंट काउंसलिंग होगी, ताकि उन इश्यूज को सॉल्व करते हुए बच्चे के डेवलपमेंट पे काम कर सके। Keeping the parents update about the school activities and child progress। पेरेंट्स को निरंतर विद द ड्यूरेशन ऑफ रिस्पेक्टिव टाइम उन्हें इन्फॉर्म किया जाएगा कि स्कूल में कौन सी एक्टिविटीज हो रही है, चाइल्ड का प्रोग्रेस कैसा है, ताकि यदि आप इन्फॉर्म रहेंगे तो आप भी बच्चे के पर्सनल ग्रोथ में हेल्प आउट कर पाएंगे। एंड द लास्ट रोल इज सेंसिटाइज पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन विद फिजिकल एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज। कई बच्चों को फिजिकल एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है, तो ऐसे जो पेरेंट्स हैं उनकी पर्सनल काउंसलिंग की जाएगी, उन्हें सेंसिटाइज किया जाएगा पेरेंट्स को कि किस तरीके के बच्चे का केयर टेकिंग करनी है, किस तरीके से उसे आप उसकी अपब्रिंगिंग करनी है, उसे कैसे लर्निंग कैपेसिटीज के उसको बिल्ड करना है। तो इस तरीके की पेरेंट्स की भी काउंसलिंग की जाएगी निरंतर, ताकि बच्चे की ग्रोथ में उसे हेल्प मिल सके। सो वेल, दिस इज ऑल अबाउट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एनईपी 2020 नई शिक्षा नीति जो सरकार द्वारा 34 वर्ष के अंतराल के बाद जो बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया गया है, उसके बारे में शॉर्ट में मैंने आपको समझाने की चेष्टा की है। आई होप कि आप लोग इससे समझ पाए होंगे, आप थोड़ा बहुत समझ पाएंगे कि नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी, व्हाट इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज ऑल अबाउट। थैंक you so much. I'm greatly thankful to all of you for joining to this useful webinar session. Thank you so much. Namaskar.